हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्लेनोमेगली के बारे में। तो स्प्लेनोमेगली क्या होती है, क्यों होती है, किससे हो सकती है, इसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं और स्प्लेनोमेगली की ट्रीटमेंट क्या होती है, इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रही थी कि स्प्लेनोमेगली होता क्या है। तो स्प्लेनोमेगली मतलब कि स्प्लीन को सूजन आना। जब स्प्लीन को सूजन आती है तो उसको स्प्लेनोमेगली बोलते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्प्लीन क्या होता है। तो स्प्लीन हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और स्प्लीन का महत्वपूर्ण काम होता है वाइट ब्लड सेल्स को स्टोर करना। हमारी बॉडी का इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स या फिर हमारी बॉडी की जो इन्फेक्शन से लड़ने की जो ताकत होती है वो काफ़ी हद तक इसी स्प्लीन के ऊपर डिपेंड करती है। स्प्लीन हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में रिब केज के ठीक निचले हिस्से में होता है, जैसे कि आप यहाँ पर इसे देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्प्लेनोमेगली होने के कारण क्या क्या होते हैं इसके बारे में। तो स्प्लेनोमेगली अलग अलग तरह के इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल मोनोन्यूक्लियोसिस, इसी के साथ साथ कुछ लीवर प्रॉब्लम की वजह से भी उस पेशेंट में स्प्लेनोमेगली हो सकती है, जैसे कि लीवर सिरोसिस होना या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस होना। इनके वजह से भी उस पेशेंट में स्प्लेनोमेगली हो सकती है। इसके साथ कुछ बाकी इन्फेक्शन भी है, जैसे कि मलेरिया का इन्फेक्शन है, इसके वजह से भी उस पेशेंट में स्प्लेनोमेगली हो सकती है। इसके बाद जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस होना या फिर ल्यूकेमिया होना, हार्ट फेलियर होना या फिर स्प्लीन के अंदर कोई ट्यूमर बन जाना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होना, लूपस की बीमारी होना, इसके साथ साथ सिकल सेल एनीमिया की बीमारी होना। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से उस व्यक्ति में स्प्लेनोमेगली हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे कि स्प्लेनोमेगली की वजह से उस पेशेंट में क्या क्या साइंस और सिम्टम्स आते हैं इसके बारे में। तो बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कि स्प्लेनोमेगली तो होती है लेकिन उनके अंदर उनके बॉडी में उनको कुछ साइंस और सिम्टम दिखाई नहीं देते। तो ऐसे कुछ असिम्टोमेटिक पेशेंट भी स्प्लेनोमेगली के हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम पर्टिकुलर साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो स्प्लेनोमेगली की वजह से उस पेशेंट में पेट के लेफ्ट साइड में ऊपर के हिस्से में दर्द होना, पेट में फुलनेस या फिर डलनेस महसूस होना, भूख न लगना, अगर वो व्यक्ति थोड़ा भी कुछ खाना खाता है तो भी पेट फूल जाना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। पेशेंट को लेफ्ट साइड में पेट में दर्द होना, इसके साथ साथ भूख न लगना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, खून की कमी हो जाना जिसको कि हम एनीमिया बोलते हैं, तो एनीमिया हो जाना, पेशेंट को चक्कर आना, ये लक्षण स्प्लेनोमेगली की वजह से उस पेशेंट में हो सकते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में बार बार इन्फेक्शन होना और ब्लीडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, ये भी कुछ साइंस और सिम्टम्स है जो कि किसी भी पेशेंट में स्प्लेनोमेगली होने के बाद देखे जाते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे कि स्प्लेनोमेगली का खतरा सबसे ज़्यादा किससे होता है इसके बारे में। तो जो छोटे बच्चे होते हैं और जो यंग अडल्ट होते हैं उनको अगर कोई पहले से इन्फेक्शन है तो उन लोगों में स्प्लेनोमेगली होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथ जिन लोगों में इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उन लोगों में भी स्प्लेनोमेगली हो सकती है। या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि एब्रॉड ट्रैवल करते हैं, इंडिया के बाहर जाते हैं, तो अगर वो लोग ट्रैवलिंग के दौरान किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि मलेरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है या फिर कोई लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर उस तरह के पेशेंट में भी स्प्लेनोमेगली होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे स्प्लेनोमेगली के कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो स्प्लेनोमेगली की वजह से उस पेशेंट में स्प्लीन रप्चर भी हो सकता है, उस पेशेंट में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ करके कुछ बाकी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कि स्प्लेनोमेगली को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है इसके बारे में। तो स्प्लेनोमेगली को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि सीबीसी कर सकते हैं। इसके अंदर उस पेशेंट में हीमोग्लोबिन कितना है, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, प्लेटलेट काउंट कितना है, ये सभी हम देख सकते हैं। तो स्प्लेनोमेगली का बेसिक डायग्नोसिस के लिए हम सीबीसी ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम उस पेशेंट में अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन भी कर सकते हैं या फिर सिटी स्कैन या फिर एमआरआई स्कैन ऑफ द होल एब्डोमेन भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्प्लेनोमेगली के ट्रीटमेंट के बारे में। तो स्प्लेनोमेगली की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि उस पेशेंट में स्प्लेनोमेगली किस वजह से हुई है इसके ऊपर। अगर किसी व्यक्ति में किसी इन्फेक्शन की वजह से स्प्लेनोमेगली हुई है तो फिर सबसे पहली बात तो उस पेशेंट में उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना सबसे पहली चीज़ होती है। तो उस पेशेंट को सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स और सपोर्टिव थेरेपी, सिम्टोमेटिक थेरेपी दी जाती है जिसकी वजह से वो पेशेंट अंडरलाइंग इन्फेक्शन से बाहर आ सके और स्प्लेनोमेगली अपने आप कम आ सके। अगर किसी पेशेंट में स्प्लेनोमेगली तो है लेकिन उस पेशेंट में कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं आ रहे तो फिर उस पेशेंट में वेट और वॉच किया जाता है। सिर्फ उस पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है। अगर उस पेशेंट को कोई साइंस और सिम्टम्स आने लग जाते हैं तो उस पेशेंट को इमीडिएटली अपने डॉक्टर की हेल्प लेनी होती है। तो अगर किसी पेशेंट में सिम्टम्स नहीं है तो फिर उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कोई मेडिकेशन नहीं देने हैं। इसके बाद अगर किसी पेशेंट में स्प्लेनोमेगली है और स्प्लेनोमेगली की वजह से उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इसके साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी बन गए हैं, स्प्लेनोमेगली का कारण क्या है हमें पता नहीं है और अगर हम
स्प्लिनोमेगली को ट्रीट नहीं कर सकते। अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन है तो फिर उस पेशेंट में सर्जरी करके स्प्लिन को निकालना पड़ता है, जिसको कि सर्जिकल स्प्लिन रिमूवल ऐसे भी कहते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में स्प्लिन को रिमूव करना पड़ता है तो फिर उस पेशेंट की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और उस पेशेंट में इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके लिए पेशेंट में अगर स्प्लिन को रिमूव करना है तो फिर उस पेशेंट को सर्जरी के पहले से ही कुछ पर्टिकुलर वैक्सीनेशन देना शुरू किया जाता है, जो कि वैक्सीनेशन उस पेशेंट को सर्जरी करने के बाद भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उस पेशेंट को होने वाले प्रोबेबल इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। इसके बाद अगर किसी पेशेंट को स्प्लिन रिमूव करने के बाद कुछ दिनों के बाद अगर कोई इन्फेक्शन हो भी जाता है तो फिर उस पेशेंट को अपने डॉक्टर के सलाह से इमीडिएटली एंटीबायोटिक शुरू करने होते हैं, क्योंकि अगर वो पेशेंट इमीडिएटली एंटीबायोटिक शुरू नहीं करता तो फिर वो इन्फेक्शन बढ़ करके उस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी पैदा कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर किसी पेशेंट में पहले ही सर्जरी करके स्प्लिन को निकाल दिया गया है तो फिर इस तरह के पेशेंट को मलेरिया डोमिनेंट जगहों पे जाने से बचना चाहिए, इस तरह के कंट्रीज़ में ट्रैवल करने से भी बचना चाहिए। सो इन टुडेज़ वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्प्लिनोमेगली। इफ़ यू हैव गॉट एनी नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो देन काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।